अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एंजाइना के हवाले से है। एंजाइना बेसिकली एक हार्ट की ऐसी पेन होती है जिसमें हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं अगर बॉडी करती, ठीक है, तो हार्ट में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से एक पेन होती है जिसको हम एंजाइना पेक्टोरस के नाम से याद करते हैं। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं एंजाइना में, लाइक कोई ऐसी खून की नालियाँ जो दिल तक खून लेके आ रही थी वो प्रॉपर्ली खून नहीं लेके आ रही, या दूसरी इसकी वजह ये बन सकती है कि जो खून की नालियाँ लेके आ रही हैं वो बंद हो गई हैं, ठीक है, उनका स्पाज्म हो गया है। तीसरा ये कि उनमें कोई प्लेक्स बन गए हैं, या चौथा ये हो सकता है कि जिस तरह हार्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है ऑक्सीजन की और पीछे से उतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही, ठीक है। तो इन वजह से हार्ट में एक दर्द होती है जिसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना की 3 टाइप्स होती हैं जिसमें स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है और प्रिंज़मेटल्स एंजाइना होता है। जो स्टेबल एंजाइना है उसका नाम ही स्टेबल है, इसमें बंदा स्टेबल रहता है, ठीक है। और ये वाला एंजाइना बेसिकली लाइक कोई बंदा है वो कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है या कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी वो करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, उस दौरान उसको पेन होती है एंजाइना की, ठीक है। तो हम कहते हैं ये स्टेबल एंजाइना है, ये ठीक एंजाइना है। जब वो बंदा रेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पेन ख़त्म हो जाएगी। दूसरे दो लफ्ज़ अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंज़मेटल एंजाइना। इन दोनों एंजाइना की अगर बात करें तो ये अगर आप बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज़ कोई बंदा XYZ वो बैठा हुआ है, उसको पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैंने कह दिया कि हाँ यार इस बंदे को कार्डिक पेन आ रही है, इसको एंजाइना हो रहा है, ठीक है जी। तो मैं कैसे बोलूँगा कि यार ये अनस्टेबल एंजाइना है या प्रिंज़मेटल्स एंजाइना है। तो ये छोटी सी यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ना, उसने अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड की होती है कि भाई मैंने जाके MI होना है। मतलब कि अनस्टेबल एंजाइना को पता होता है कि जनाब मैंने टाइम के साथ साथ ख़राब होकर MI बन जाना है, ठीक है, मैंने इन्फार्क्शन की तरफ चले जाना है, हार्ट फेलियर हो जाना है, हार्ट फेल हो जाना है। लेकिन जो प्रिंज़मेटल्स एंजाइना है उसकी ये आप कह लो खूबी है कि अगर हम उसमें नाइट्रेट वगैरह ड्रग्स देते हैं तो वो पेन ठीक हो जाती है, ठीक है। सो 3 तरह की टाइप होगी, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, प्रिंज़मेटल्स एंजाइना हो गया। स्टेबल एंजाइना ड्यूरिंग एक्सर्शनल एक्टिविटी, ठीक है, और बाकी 2 एंजाइना जो हैं वो रेस्ट के दौरान होते हैं। लेकिन प्रिंज़मेटल्स एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना से इस तरह डिफरेंशिएट होता है कि इसका आराम नाइट्रेट से आ जाता है, जबकि जो अनस्टेबल एंजाइना है उसका आराम नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा जो पेपर में यूक्यूज़ में हमें वर्ड्स आते हैं वो 3-4 वर्ड्स कौन कौन से आते हैं कि पेपर में उन्होंने कहा होता है कि जी चेस्ट पेन है ऑन एक्सर्शन, पेन रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, ये सेम टू सेम यही लफ्ज़ यूक्यूज़ में आते हैं, ठीक है। और या तो लिखा होगा कि ECG में कोई चेंज नहीं आई या ST एलिवेशन आ गई है इन प्रिंज़मेटल्स एंजाइना। ये प्रिंज़मेटल्स की आप कह लो टाइप कह लो कि इसमें ST एलिवेशन आई होती है। और साथ में ये कई क्वेश्चन में बताया होता है कि पेन रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन हो जाती है, ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, एंड रेस्ट मतलब रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से जो पेन है ये ठीक हो जाती है। दोबारा से वही बात कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है या फिर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो गई है, इस वजह से वो पेन हो रही है। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं आप कह लो कि जिसमें एंजाइना हो सकता है, जिसमें एओर्टिक स्टेनोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, सिंड्रोम X है, कैरोटिड आर्टरी, बस इनके नाम याद कर लें, यही मोर देन इनफ है, ज़्यादा इनकी डिटेल में ना भी जाए तो ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस जो आती हैं, इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास जब भी कोई बंदा आता है ना तो एंजाइना का, तो सबसे पहले आप एक चीज़ करते हो, आप उसकी ECG करवाते हो, ठीक है। आपको उसकी ECG में ये फर्स्ट आप कह लो कि चॉइस है आपके पास, वहाँ पे ECG होती है। तो ECG में दो तीन चीज़ें आती हैं। ये इसकी ECG हो गया, इसमें या तो डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन आएगी या फिर अप स्लोप ST डिप्रेशन आएगी। डाउन स्लोप का ये मतलब है जिस तरह ये नीचे को हो गया ना, ये डाउन स्लोप है। अगर डाउन स्लोप ST डिप्रेशन आ गई तो वो इस्कीमिया को शो करता है। लेकिन अगर इस तरह बनी हुई है कि नीचे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, फिर अचानक मतलब ये लाइन लंबी है, ये लाइन छोटी है, तो ये इसे हम कह देंगे कि अप स्लोप ST डिप्रेशन आई है, ठीक है। और ये मोस्टली आप कह लो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वगैरह में होती है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हो जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा आपने ECG करवा ली, ठीक है, आपको ECG में कुछ मिला या नहीं मिला, ठीक है, आप दूसरे टेस्ट की तरफ चले गए, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी की तरफ, ये वाले टेस्ट की तरफ, ठीक है। आपको स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी पे भी कुछ मिल गया है, लाइक कोई आपको पैथोलॉजी वहाँ पे नज़र आ गई है, तो आप तीसरे टेस्ट की तरफ मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग की तरफ चले जाओगे। अब परफ्यूजन मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग, पहला ECG, दूसरे नंबर पे स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, तीसरे पे मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग। जब आप ये करोगे, परफ्यूजन डिफेक्ट अगर आ गया, लाइक अगर तो स्ट्रेस के दौरान परफ्यूजन डिफेक्ट आ रहा है, मतलब स्ट्रेस के दौरान जो है परफ्यूजन खून की ठीक नहीं हो रही, तो आप कह दोगे कि यार जब हाँ आपने परफ्यूजन टेस्ट किया वो पॉजिटिव आ गया ड्यूरिंग स्ट्रेस, तो आप कह दोगे यार ये रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्कीमिया है।
लेकिन अगर जो ये है परफ्यूजन डिफेक्ट ये पर कंटिन्यूस आ रहा है, परसिस्टेंट आ रहा है, स्ट्रेस में भी आ रहा है और रेस्टिंग में भी आ रहा है, तो आप कह दो कि इस बंदे को प्रीवियस एमआई हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलोगे, एक आगे आती है सिटी क्रोनरी आर्टीरियोग्राफी। ये बेसिकली बताती है कि वहाँ पे कोई भी क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ मौजूद है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, ये बात पता करवाने के लिए क्रोनरी एंजियोग्राफी की डिजीज़ आ जाती है। ठीक है, ये एक्सटेंट बताती है सीएडी का कितना है। मैनेजमेंट जितने भी अंजाइना के पेशेंट हैं जो मतलब क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई, मैंने वो स्टार्ट में बात की कि प्रॉपर तरीके से खून नहीं आ रहा, क्रोनरी आर्टरी सही खून नहीं लेके आ रही, तो हर वो अंजाइना जो क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ के बाद हुआ है हमने उसमें एंटी प्लेटलेट थेरापी देनी है। एंटी प्लेटलेट मतलब आपने लो डोज एस्प्रिन देनी है 75 mg, लेकिन जो एस्प्रिन है ये स्टोमक पे इफेक्ट करती है, जो डिस्पेप्सिया करवा सकती है, तो अगर डिस्पेप्सिया से बचना है तो फिर आप क्लोपिडोग्रेल 75 mg दे दोगे। ठीक है, और आपने उस पेशेंट को स्टेटन्स देने हैं, इट डजेंट मैटर कि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है कि नहीं है। उसके बाद आपने एंटी एंजाइनल थेरापी की तरफ आना है। एंटी एंजाइनल थेरापी में सबसे पहले आप उसको नाइट्रेट दोगे। नाइट्रेट क्या करेगा, ये प्री लोड और आफ्टर लोड को कम कर देगा। हार्ट में जितना खून आ रहा है और जितना जा रहा है वैसोडाइलेशन करवा देगा कि हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। ठीक है, ये वैसोडाइलेशन करवा देता है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म होती हैं। ये सब लिंगुअल ज़बान के नीचे रखने वाली गोली अक्सर आपने सुनी होगी। ठीक है, GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के नाम से। ठीक है जी, इसके आपके लो साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि इससे हेडेक या हाइपोटेंशन वगैरह के आ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आप ट्रांसक्यूटेनियसली लगा सकते हो, कि पैच आते हैं स्किन पे, आप वो लगा दोगे। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट ये पैच की शक्ल वगैरह में आते हैं, आप इस्तेमाल करते हो। कुछ लोगों को रात को सोते हुए सांस के ये अंजाइना का प्रॉब्लम आती, पेन होती है, तो आप उनमें लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट दोगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर नाइट्रेट के बाद बीटा ब्लॉकर आ गया, ये हार्ट रेट को कम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बीटा ब्लॉकर होते हैं इनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो आपके लोग नॉन सिलेक्टिव होते हैं, जो दूसरे हिस्सों पर भी लगते हैं, ये आप ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स का ये इफेक्ट होता है कि ये शुगर लेवल बॉडी में रेज कर देते हैं या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देते हैं। ये तो इनके बीटा ब्लॉकर साइड इफ़ेक्ट हो गए। ठीक है, और ये अगर हम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे तो उससे ब्रोंकोस्पाज्म तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली बीटा ब्लॉकर से ये शुगर लेवल और इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। आप मेटोप्रोलोल और बाइजोप्रोलोल दे दोगे और कार्बाइडिलोल, ये ड्रग्स आप दे सकते हो, लेकिन ये जो शुगर लेवल और इरेक्टाइल है ये इनसे भी साइड इफ़ेक्ट शो होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर ये मसला है, लेकिन देखिए नया बीटा ब्लॉकर आया है, ठीक है, जो नेबिविलोल के नाम से आता है, उसमें ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, लेकिन अभी ये एज सच एंजाइना के लिए यूज़ नहीं होता मार्केट में। ठीक है जी। उसके बाद अब बीटा ब्लॉकर एक जब ख़त्म करना है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, अचानक ख़त्म करेंगे तो ये हार्ट पे इफेक्ट शो करेंगे। कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट आ गए। ये आप कह लो कि बीपी कम करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। ठीक है, इनमें डाईहाइड्रोपेरिडोन कैल्शियम एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है जी, इनमें इस क्लास में 2 ग्रुप आगे आते हैं ड्रग्स के, नेफिडिपिन और एमलाइडोपिन। ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अगर जो डॉक्टर नेफिडिपिन या एमलाइडोपिन लिख रहा है तो उसके साथ बीटा ब्लॉकर लिखना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा बीटा ब्लॉकर से ही रेजिस्टेंट है फिर तो उसमें टैकीकार्डिया हो जाएगा, इन ड्रग्स की वजह से वो बंदा मर जाएगा। हम क्या करते हैं, हम जनाबे वाला ये ड्रग्स देने की जगह पे ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, हम ये दे देते हैं, जिसमें डिल्टियाजिम और वेरापामिल आ जाता है। ये ऐसे नोड पे एक्ट करते हैं। ठीक है जी, और उनकी फायरिंग रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेफ़ होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। ठीक है जी। और इसका एक ये मसला है कि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो डिसफंक्शन है उन पेशेंट्स में आप ये नहीं दो। ठीक है जी। उसके बाद पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें जो निकोरानिडिल आ जाता है। ठीक है जी, ये प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करते हैं, वही काम जो नाइट्रेट कर रहे थे। ठीक है जी, लेकिन जो टॉलरेंस नाइट्रेट एग्जिबिट करते हैं ये वो वाली जो टॉलरेंस एग्जिबिट नहीं करते, मतलब कि इनसे टॉलरेंस डेवलप नहीं होती इतनी ज़्यादा। उसके बाद IF चैनल एंटागोनिस्ट आ जाते हैं और रेनोलाजीन वगैरह आ जाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में
आपने परकुटेनियस करोनरी इंटरवेंशन होती है, ठीक है जी, और साथ में करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होता है। परकुटेनियस करोनरी इंटरवेंशन में आप एक जो नाली है वो एक्सरे की मौजूदगी में एक नाली जिसे में डालती है, जहाँ पे भी स्टेनोसिस वगैरह होती है वहाँ पे वो जाता है, वो बलून होता है, हम उसको फैलाते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे स्टेनोसिस होती है वो ओपन हो जाती है, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम आप कह लो कि वहाँ पे स्टेंट भी डाल देते हैं, ठीक है। स्टेंट एक आप कह लो कि मेटल का बना होता है जो कि दोबारा स्टेनोसिस होने से रोकता है। लेकिन इस अमल के दौरान हो सकता है जब हम बलून को फैलाएं तो वहाँ पे जो ऑलरेडी वो ब्लॉकेज हुई है, थ्रोम्बस बना हुआ है, वो टूट जाए, वो आगे जाके छोटी छोटी वेजल्स को ब्लॉक कर दे। इस चीज़ से बचने के लिए हम पहले पैक्लीटैक्सेल वगैरह की मेडिसिन आती है पैक्लीटैक्सेल की, ये हम पहले देते हैं ताकि आप कह लो कि जो वो बाय हम किसी नुकसान से बच सकें। करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, ये कॉस्टली होता है, ये ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे होते हैं लाइफ लॉन्ग ना, ठीक है। और अगर जो ये ड्रग पैक्लीटैक्सेल और एंटीप्लेटलेट क्लोपिडोग्रेल है, मैंने दोबारा वो ऊपर वाली बात ही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब स्टेंट वगैरह डालनी है तो उनके साथ हमने ये मेडिसिन देनी है। और प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है एंजाइना के कितनी वेजल्स बंद हैं, ज़्यादा वेजल्स बंद होंगी तो प्रोग्नोसिस बैड होगा, कम वेजल्स बंद होगी तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा।